ओके क्लास, तो आज अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमें सिर्फ सॉल्ट्स के बारे में जानना है, ठीक है ना। हम लोग अभी मेटल्स, नो वो कह रहा हूँ, एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, और हमने उसके पीएच के बारे में भी जान लिया है कि कैसे कैसे पीएच से अलग अलग पीएच हमें डेली डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या देखेंगे, पहले कल के 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे, ठीक है ना, करने के लिए, क्या आपने वो किया नहीं करे, या जो करे हैं तो क्या आपने सही करे या नहीं करे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका पेज नंबर 28 पे, ठीक है ना, पेज नंबर 28 पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव 2 सॉल्यूशंस, आपके पास क्या है बेटा, 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है, ठीक है ना। ठीक है ना, 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। और इनके पीएच नापे, जब जब इनका पीएच कैलकुलेट किया तो एक का पीएच आया 8 और एक का पीएच आया 6, सॉरी इसका 6 आया 6 और इसका आया 8, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप 8 और 6 देखते ही ये बता सकते हो ना कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड है। आपको पता है 7 से कम हो तो क्या होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, बेसिक होगा, ठीक है ना, एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन कंसनट्रेशन, तो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा किसके पास होगी बेटा, इसके पास ज़्यादा होगी, इसके पास कम होगी, ठीक है ना। और ओ एच आयन की कंसनट्रेशन इसके पास ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इसके पास ओ एच आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पर एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि ये एसिडिक होगा और ये बेसिक होगा, क्योंकि पीएच इसका 6 है, ठीक है ना। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक, ठीक है ना। ये हमें पता ही है, तो हमने लिख दिया विच ऑफ दिस एसिडिक एंड विच ऑफ दिस बेसिक। तो यही बताना था, ए क्या होगा हमारा, एसिडिक होगा, बी बेसिक होगा, एच प्लस आयंस इसके पास ज़्यादा होंगे, ए के पास ज़्यादा होंगे, ओ एच आयंस इसके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपने करना था। सेकंड क्वेश्चन देखो, वट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन एच प्लस आयंस हैव ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आपका एच प्लस आयंस अगर बढ़ता जाएगा तो उसका नेचर कैसा होता जाएगा बेटा, एसिडिक होता जाएगा, ये आपने पढ़ा था। तो आप लिखोगे द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion, the increase of concentration of H plus ion makes the solution acidic, while the decrease in the concentration of H plus ion makes the solution basic, ठीक है ना, makes the solution basic। जो आपका पेज नंबर 25 पे अगर आप इमेज देखोगे, पेज नंबर 25 पे इमेज देखोगे, उसमें दिया हुआ है कि एच प्लस आयन बहुत ज़्यादा है तो वो एसिडिक है, और जैसे जैसे कम होती जा रही है वो बेसिक, यानी कि बेस में भी एच प्लस आयन्स होते हैं लेकिन कम होते हैं रिस्पेक्ट टू ओ एच आयन। ओ एच आयन ज़्यादा होते हैं, एच प्लस कम होते हैं। ऐसे ही एसिड में भी ओ एच आयन्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एच प्लस आयन्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, डू बेसिक सोल्यूशन है एच प्लस आयन। तो इसका आंसर, थर्ड का आंसर होगा यस, बेसिक सोल्यूशन है एच प्लस आयन्स, ठीक है ना, होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, द कंसंट्रेशन इज लेस विद रिस्पेक्ट टू ओ एच आयंस, ठीक है ना। तो ओ एच आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके रिस्पेक्ट में एच प्लस का कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इसलिए बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो उनका जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है और वो बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एच प्लस कंसंट्रेशन होती है और एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। इसीलिए ये बेसिक होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए बेसिक होते हैं, ठीक है ना। फिर से वही पेज नंबर 25 के उस इमेज पे जाएंगे, फिगर 2.6 को देखेंगे। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, देखो बेटा, कि बेसिक आयंस में एच प्लस आयंस होती हैं, देखो 7 के बाद भी एच प्लस आयन दिख रही है लेकिन कम दिख रही हैं, कम आयंस है, ओ एच की आयन ज़्यादा है, एच प्लस की कम है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ सॉइल द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद फील्ड विद क्विक लाइन, ठीक है ना, स्लैग लाइन और कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि वो कह रहा है कि CaOH से कब ट्रीट करेगा, मतलब कब CaOH उसमें डालेगा। देखो, जब आपका सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, ठीक है ना, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, जो कि फिजिबल नहीं है हमारी क्रॉप ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। क्रॉप को उगाने के लिए, जो आपको बीज उगाने हैं उसको उगाने के लिए, जब अगर आपकी लैंड जो है वो कैसी हो जाएगी,
वो फिजिबल नहीं होगी, मतलब उसमें एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा और आपकी जो फसल ख़राब हो सकती है। तो पहले क्या करते हैं, पूरे लैंड में COH का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है, वो ये बेसिक इसका नेचर होता है बेसिक, ये उस एसिडिक से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपकी जो सॉइल होती है वो न्यूट्रल हो जाती है, ताकि आपकी क्रॉप आराम से उग सके, ठीक है ना, क्रॉप आराम से उग सके। तो COH आप लिखोगे CaOH, कार्बन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, क्विक लाइम और स्लैग लाइम is added to soil for the treatment of acidic nature so that the soil become feasible for the crop growth, ठीक है ना। ये आप लिखेंगे इसके आंसर में, ठीक है ना। तो ये तो वो 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए थे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सॉल्ट्स के बारे में जो भी पढ़ा, हमें पता चला, जब मैंने पिछली रिएक्शन भी कराई थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, ठीक है ना, उसमें क्या था, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना रहे थे, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे थे, ठीक है ना, ये बना रहे थे ना, ये आपने पढ़ा, ठीक है ना, कि ये हम बना रहे थे। तो अब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सारे के सारे क्लोराइड के सॉल्ट बने, इसको क्या कहेंगे आप, क्लोराइड, CH, क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट, ठीक है ना। ऐसे ही सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना, अल्मोनियम सल्फेट, ठीक है ना। तो आपने जितने भी ये सल्फेट लिखे, ये सल्फेट फैमिली हो गई, ये होगी सल्फेट फैमिली। तो ये सारे के सारे क्या है, सॉल्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था सॉल्ट्स जो होंगे एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला के बनेंगे, एक मेटल एक नॉन मेटल मिल के बनाते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल अगर आपस में मिक्स हो जाए तो सॉल्ट बनते हैं। अब वो सॉल्ट एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा। इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर दोनों आपके एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल बनेगा, दोनों वीक होंगे तो भी क्या बनेगा बेटा, न्यूट्रल बनेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, और बेस वीक होगा तो कैसा बनेगा बेटा, तो क्या बनेगा, एसिडिक, तो एसिडिक बनेगा। और बेसिक बनाने के लिए क्या होगा, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड आपका वीक होगा तो कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें हमें कैसे पता चलेंगी, एक्टिविटी 2.13 करेंगे और 2.14 करेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये एसिड कैसा है बेटा, बेसिक है, न्यूट्रल है या एसिडिक है, ठीक है ना। तो हम पीएच से भी बता सकते हैं, हम पीएच देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल नेचर का है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अगर हम मिलाएंगे तो कैसा सॉल्ट बनेगा, आपका बताओगे, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। आप कैसा बताओगे, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका सॉल्ट जो है, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं फैमिली ऑफ सल्फेट आयन, ये फैमिली ऑफ क्लोराइड आयन। ऐसे आप फैमिली ऑफ सोडियम आयन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, सोडियम फैमिली भी बोल सकते हो। सोडियम सॉल्ट की फैमिली है, NaCl होगा, Na2SO4 हो गया, ठीक है ना, NaBr हो गया, ठीक है ना, NaI हो गया, ठीक है ना, Na2CO3 हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब क्या होगी, आपकी सोडियम फैमिली होगी, सोडियम फैमिली। तो जो नाम लिखा हुआ है एकदम उसी तरह होता है, ठीक है ना, उसी तरह उसका फॉर्मूला होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है ना। समझ में आ रही है बेटा ये बात। तो ऐसे हम लोग को सॉल्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये अब ये समझ जाएंगे कि अब अगर मैंने बहुत सारे सॉल्ट लिखे तो आप बता सकते हो ये किसकी फैमिली है, सल्फेट की फैमिली है, ये क्लोराइड की फैमिली है, ये सब सोडियम लिखे हुए थे तो सोडियम की फैमिली है। तो जो सेम होता है सब में उसकी फैमिली मान लेते हैं उसे, ठीक है ना, उसकी फैमिली के सॉल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो pH एसिडिक का 7 से कम होगा, ठीक है ना, न्यूट्रल का 7 के बराबर होगा और बेस का ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 7 होगा। तो 7 से ज़्यादा, 7 से कम और बराबर 7 के, ठीक है ना। ये तीनों क्या आएंगे, आपके ऐसे आएंगे, क्या आएंगे, ये एसिड बेस और सॉल्ट्स के आपका कैटेगराइजेशन होगा, ठीक है ना। अब कॉमन सॉल्ट क्या होता है बेटा, कॉमन सॉल्ट जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, ये होता है कॉमन सॉल्ट, जो कि आप खाने के लिए यूज़ करते हो, यूज टू ईट, ठीक है ना। इसके अलावा हम रॉक सॉल्ट भी खाते हैं, ठीक है ना,
रॉक सॉल्ट भी खाते हैं, काला नमक, काला नमक कहते हैं इसको आप, ठीक है ना, काला नमक कहते हो आप इसको, ठीक है ना। उसके अलावा सेंधा नमक होता है, वो भी रॉक से मिलता है। तो ये जो रॉक सॉल्ट्स होते हैं ये कैसे बने थे, क्या हुआ था, जब जब बहुत साल पहले जब पहाड़ बन रहे थे तो उस समय पे उस जगह पर समुद्र था, तो टेक्टोनिक प्लेट जब मिली तो वहाँ पहाड़ बने। जब वो पहाड़ बने तो वहाँ पर क्या हुआ, जो सॉल्ट था, जो समुद्र के अंदर सॉल्ट था, वो सारा का सारा उन पत्थरों के बीच में आके जमा हो गया, ठीक है ना, और वो सॉल्ट वहाँ जम गए। तो जब हम माइनिंग करते हैं, जैसे हम कोयला निकालते हैं माइनिंग करके, वैसे माइनिंग करके जब जब ये सॉल्ट खोदते हैं तो ये सॉल्ट निकल के आ जाता है, ठीक है ना, ये सॉल्ट निकल के आ जाता है। उसको क्या कहते हैं बेटा, रॉक सॉल्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, रॉक सॉल्ट कहते हैं, जो रॉक से निकलता है और वो हम खाने में यूज़ करते हैं। जैसे काला नमक हो गया आपका, सेंधा नमक हो गया, जो कि एक रॉक सॉल्ट है, जो कि माइनिंग से मिलता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था बेटा, डांडी मार्च किया था, उसमें उन्होंने क्या करा था, कॉमन सॉल्ट बनाया था उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि इस पर उन्होंने क्या बताया था, इस पर सबका हक होना चाहिए, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक नीड है हर एक की, क्या कहते हैं कि उसके खाने में होनी चाहिए ये, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सॉल्ट का इंपॉर्टेंस हमारे इंडिपेंडेंस में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, ठीक है ना, डांडी मार्च जो हुआ था जिसमें हमने ये प्रोड्यूस किया था। और आपको पता है कि NaCl कैसे बनता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये इस एसिड और बेस को मिला के बनता है, ठीक है ना, NaCl और H2O। ये आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो कॉमन सॉल्ट के रॉ मटेरियल्स क्या हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ऐसे दो मटेरियल्स को यूज़ करके बनाते हैं। ऐसे ही अलग अलग आपके सॉल्ट्स के अलग अलग क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल्स होते हैं जिससे वो बनते हैं। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो कुछ सॉल्ट है जो आपके सिलेबस में है, जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, अगर आप क्या करोगे, NaCl और वाटर का सॉल्यूशन बनाओगे तो उसको सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इसका नाम होता है ब्राइन। ये बात याद रखेंगे, इसका नाम क्या होता है बेटा, ब्राइन होता है। ये बात याद रखेंगे, इसका नाम होता है ब्राइन। जब इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस में, इसके साथ हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसके साथ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक इनपुट दे देते हैं और यहाँ एक आउटपुट दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ब्राइन डालते रहते हैं, यहाँ से डालते रहते हैं। यहाँ से क्या होता है, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है और यहाँ सोडियम के और क्लोरीन के आयंस निकल रहे होते हैं। तो क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन यहाँ से ऐसे गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना। और दूसरी जो वाटर होता है उसका भी हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है। तो H+ और HOH में भी टूट रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें H2 और O2 निकलता है। तो H2 और O2 यहाँ से निकल रहा होता है, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है और यहाँ से NaOH बाहर आ जाता है, ठीक है ना। जिसमें आपका, क्योंकि सोडियम और OH आयंस तो यहीं रह गए ना, H और H, दो H+ आयन बन के H2 बना के बाहर निकल गए और Na+ और सोडियम OH नेगेटिव आयंस जो बच जाते हैं वो NOH बन के ब्राइन के साथ ही यहाँ से बाहर आते रहते हैं। फिर हम इसको दोबारा से अंदर डालते हैं और ये फिर तोड़ते जाता है और ये प्रोसेस चलता जाता है, ठीक है ना। तो NaCl से हमने क्या बनाया, NaCl प्लस वाटर से, इसमें क्या हो रहा है, हमने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया और क्या क्या बनाया, NaOH बनाया 2, फिर Cl2 बनाया और H2 बनाया, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना, बैलेंस हो गया ये, हाँ, 2 NaCl 2 H2O और 2 NaOH, ठीक है ना। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना, ये बैलेंस कर दिया मैंने, इस इक्वेशन को बैलेंस यहाँ करा, ठीक है ना। तो ये हमारे इसमें रिएक्शन हो रही है, तो ये वाली हमने एक्टिविटी करी, इसमें ये रिएक्शन हो रही है और ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक सॉल्ट से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, इसके बारे में पढ़ लिया हमने, NaOH के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर
देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है देखते हैं बेटा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है ना, CaOCl2। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर से बुलाते हैं, या फिर ड्राई स्लैग्ड लाइम ऐसे बोलते हैं इसे। ये कैसे बनता है बेटा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, उसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ। जहाँ से क्लोरीन गैस निकली थी उससे इसको रिएक्ट करा दिया, तो क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O, ये बनता है हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्लोरीन यूज़ होती है हमेशा, क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है वो ब्राइन से प्रोड्यूस होगी, और उस क्लोरीन को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है ना। ये मैन्युफैक्चर यानी कि बन गया ना, यानी किसी चीज़ को बनाने को मैन्युफैक्चर करना होता है। तो पहले क्लोरीन को मैन्युफैक्चर किया इससे, फिर उसके बाद क्लोरीन को इससे रिएक्ट करा के इसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करी। तो हमने क्या बनाया? हमने बनाया ड्राई स्लैग लाइम, ठीक है ना। जब ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है तो ये ड्राई जो हमारी गैस होती है इस पर कुछ एक्शन करती है, उससे हमारा ये बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर नाम किया है। ये ब्लीच करने के काम आता है, ठीक है ना, ये ब्लीच करने का काम आता है, यानी कि जैसे आपके कोई कपड़े जब ज़्यादा गंदे जाते हैं तो आप उसको ब्लीच करते हो, चेहरे को भी ब्लीच कराते हैं लोग, ठीक है ना। जो गंदगी होती है उसको साफ़ करने का काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। तो इसकी एक्चुअल कंपोजिशन ये होती है और इसके यूज़ होते हैं। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जब भी लिखने के लिए आएगा तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, एक कैसे बनता है, ये फॉर्मेशन, दिस इज़ द फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आपको कॉपी में ऐसे लिखना है, पहले लिखना है ब्लीचिंग पाउडर, उसका नाम लिखना है, और उसका दूसरा नाम लिखना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई स्लैग लाइम। इट इज़ फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये फॉर्मेशन के लिए आप रिएक्शन लिखोगे। ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखोगे आप यूजेस, कि यूज़ क्या है ब्लीचिंग पाउडर के। तो पहला यूज़ क्या है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है ना। पहला यूज़ क्या है बेटा? फॉर ब्लीचिंग कॉटन लेनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो हमें कॉटन और लाइनन के जो हमारे जो कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए, उनका कलर, उनको डीकलराइज करने के लिए यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। और वुड पल्प, ठीक है ना, वुड पल्प फैक्ट्री, मतलब जहाँ पर क्या कहते हैं, हमें हमारी लकड़ी का उत्पादन होता है, वहाँ पर भी हम लोग ब्लीचिंग को यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा यूज़ क्या होता है? फॉर द क्लोथ्स, ठीक है ना। लॉन्ड्री में सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है ना। जो दाग रह जाते हैं आप आला लगाते हो उसमें यही होता है, ठीक है ना, उसमें ब्लीच करने को होता है, ठीक है ना। तो किस चीज़ में? कॉटन और लाइनन के कपड़ों को ब्लीच करने के लिए काम आता है। और किस लिए काम आता है? वुड पल्प इंडस्ट्री, वुड पल्प पेपर फैक्ट्री, ठीक है ना। पेपर फैक्ट्रीज़ में ब्लीच करने का काम आता है। जो आपके पुराना पेपर होता है वो कैसा होता है, उसमें आपने लिखा होता है, तो उसका करते हैं उसको ब्लीच कर देते हैं, तो सब लिखा हुआ सब साफ़ हो जाता है, सिर्फ पेपर रह जाता है और वो पूरा गीला हो जाता है। तो उसको सुखाते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर दोबारा से पेपर बनाते हैं। तो ये रीयूजेबल पेपर को बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। सेकेंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैनी केमिकल इंडस्ट्री। दूसरा यूज़ क्या है इसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। ये कैसे यूज़ होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो इसका ओ चला जाता है और ये CaCl2 रह जाता है इसमें से, ठीक है ना। इसमें से CaCl2 रह जाता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा तो ऐसे बनता है बेटा, CaOCl2, ठीक है ना। दिस इज हाउ CaOCl2 इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। CaOCl2, कैल्शियम के पास दो वैलेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, O के पास दो वैलेंसी होती है, ऐसे बनता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaOCl2, ठीक है ना। CaOCl2 ऐसा होता है, ये ऑक्सीडाइज करने का काम आता है, इसका ऑक्सीजन चलाता है और ये फिर वापस CaCl2 बन जाता है, ठीक है ना। CaCl2 बन जाता है, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो, जब ये रिडक्शन ऑक्सीडाइज कर देता है सामने को तो खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा है मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। और ये किस लिए काम आता है? ब्लीचिंग पाउडर किस लिए काम आता है? पानी के जम्स को मारने के लिए, किलिंग जम्स ऑफ वाटर, इसके काम आता है ये, ठीक है ना। तो ये आपके यूजेस हो गए आपके ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है ना। उसके बाद अगला सॉल्ट क्या है बेटा हमारे पास? बेकिंग सोडा। यहाँ देखेंगे
क्या होता है बेटा बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये क्या है बेटा? बेकिंग सोडा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का दूसरा नाम, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नाम इसका है। और बेकिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। कैसे बनता है बेकिंग सोडा? हम लोग क्या करते हैं, NaCl को ट्रीट कराते हैं किसके साथ? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें एक साथ डालते हैं तो क्या बनता है हमारे पास बनता है एक तो NH4Cl बनता है एक, और दूसरा क्या बनता है हमारे पास? NaHCO3, ये बनता है हमारे पास। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन, कैसे हम लोग सोडियम बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है बेटा? ये किचन में होता है। हमें किसी चीज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए, ठीक है ना, हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं उसमें, बेकिंग सोडा डालते हैं, ठीक है ना। जब भी हमें किचन में पकौड़े वकौड़े बनाने होते हैं, कुछ चीज़ क्रिस्पी करनी होती है, तो उसमें बेकिंग सोडा डाल के उसको बनाते हैं। केक वेक बनाने के काम आता है, ठीक है ना। और इससे कभी कभी क्या होता है, कुकिंग जल्दी भी होती है। कुकिंग को अगर की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है ना। इस केमिकल का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जिसको हम बेकिंग सोडा कॉमन नेम से बुलाते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे बनाते हैं? इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके यूजेस हमें पता चल गए, ठीक है ना। इसके यूजेस क्या हो जाएंगे? यूज़ क्या है बेटा? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। इसके लिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं बेटा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए? इसको हम क्या करते हैं, H+ किसके साथ, किसी भी हम H+ यानी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, और क्या बनता है हमारे पास? सोडियम सॉल्ट बन जाता है उस एसिड का, ठीक है ना। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच चेक करेंगे तो उसका पीएच कितना आएगा? लगभग 7 से ज़्यादा आएगा, लगभग 8 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या यूज़ करते हैं? इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जब भी एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बनी हुई चीज़ भी खा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें हमारे पेट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके क्या करेंगे आप? इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मेशन तो देख ली, यूजेस देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला यूज़ है, जैसे ही आपने NaHCO3 को अपने हीट करा तो उससे क्या बनेगा? Na2CO3, ठीक है ना। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनेगा आपका, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और इसका यूज़ क्या है बेटा? पहला यूज़ तो हो गया यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन के लिए, न्यूट्रलाइजेशन हमारे पेट के, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, NaHCO3 जो है वो आपका रिएक्ट करता है किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा। जो भी आपके पेट में मान लो H2SO4 है, HCl है, उसके H पर H+ एन होंगे, उससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक तो उसका वाटर बनेगा, ठीक है ना, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और तीसरा एक सॉल्ट बनेगा जो कि सोडियम का सॉल्ट होगा, ठीक है ना। सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, एक Na सॉल्ट, ठीक है ना, जो कि आपके पेट में न्यूट्रलाइजेशन कर रहा होगा, ठीक है ना, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इस रिएक्शन में जो होती है वो हमारे, ठीक है ना, वो यूज़ किस लिए होती है? वो जब वो यूज़ होती है तो वो क्या करती है, वो आपने जब ब्रेड वेड बनानी होती है, तो उसमें भी यही रिएक्शन हो रही होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक एसिड में इसको मिला देते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बीच में भर जाती है ब्रेड के बीच में, और वो ब्रेड को फुलाती है। जो ब्रेड को फुलाने का काम करती है वो ये गैस करती है। तो ये गैस ट्रैप हो जाती है उसके बीच में और उसको ब्रेड को फुला देती है। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा, जो कि हमारे केक बनाने में यूज़ होता है, ठीक है ना। पहला न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा केक बनाने के लिए यूज़ होता है, तीसरा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इंडिकेटेड एंटासिड्स। तो हमने पढ़ा था एंटासिड्स यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं?
किस लिए होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब हमें एसिडिटी होती है तो वहाँ पर जब भी जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो यही यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, NaHCO3। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, NaHCO3 होता है। और ये हमारी पेट में जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराती है और हमें रिलीफ पहुँचाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। और चौथा इसका है ऑल्सो यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। तो NaHCO3 आपकी फायर एक्सटिंग्विशन में कब यूज़ होता है, तब यूज़ होता है जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो देखो इसमें CO2 प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना। आपको पता है कि जब भी आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो इमीडिएट प्रोड्यूस होती है, और वही क्या कहते हैं आपकी हेल्प करती है आपकी फायर को बुझाने में। तो अगर आप जैसे ही इसका रिएक्शन, जैसे ही आप इसको खोल के रिएक्ट कराओगे, ठीक है ना, तो ये फायर को बुझा देगी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ठीक है ना, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर नाम से इसको यूज़ करा जाता है। इस सोडा को एसिड में डाल दिया जाता है, और जैसे हम इसको हम ऑन करते हैं, इसका सिलेंडर हम खोलते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, मतलब वो दो अलग अलग चैम्बर में पड़े होते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं। जैसे ये मिक्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और वो बहुत प्रेशर से आ रही होती है, जिससे हम जो फायर है उसको बुझा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके काम में आती है। तो एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे को लगता है एक बच्चे ने क्लास में यही क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये मैंने उस समय पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया था आपको। मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है ऑक्सीजन फायर को बुझाने के लिए, ऑक्सीजन वहाँ से हटा देती है और फिर फायर बुझ जाती है। यहाँ पर ऐसे इसको हम सोडा को यूज़ कर सकते हैं फायर को बुझाने के लिए, ठीक है ना। अगला जो आपका सॉल्ट है उसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है आपका होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये बीच में डॉट 10H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब हम कोई ऐसी रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, वाटर के साथ किसी कंपाउंड की, और उसमें क्या हो जाए, वो वाटर उसके साथ जुड़ जाए, ठीक है ना, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो एक और केमिकल है हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड से बनता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं Na2CO3 जो बनता है हमारा, ठीक है ना, Na2CO3। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम लोग ऐड कर देते हैं वाटर को जैसे इसमें ऐड करते हैं, यह बनता है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है ना, और ये बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है ना। जब भी इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे हम इसको क्रिस्टल में बनाते हैं, तो ये कैसा बनता है, ये एक बेसिक सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। ये कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको बेसिक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना। तो बेसिक सॉल्ट पहला था वो यही आया था, इसलिए इसका नाम बेसिक सॉल्ट है। इसका और नाम क्या है, वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट विद वाटर, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो 10H2O जो है ये हमारा क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये हमारे क्रिस्टलाइजेशन, वाटर का ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है ना। और इसके यूज़ क्या है बेटा, इसके यूज़ देखते हैं। यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, पहला क्या है, इसको किसको यूज़ में करा था, ग्लास को बनाने में, ठीक है ना। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है इसका, ठीक है ना। पहला यूज़ का ये है कि ये ग्लास के मैन्युफैक्चर में, ठीक है ना, सोप और पेपर इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर में बहुत हेल्पफुल होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। दूसरा क्या हुआ, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तो सोडियम के बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोरेक्स नाम दिया जाता है, उसको ये बनाने मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। दूसरा यूज़ ये है। तीसरा यूज़ क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट एज डोमेस्टिक पर्पस। तो उसको क्लीनिंग पर्पस से भी यूज़ करते हैं। वॉशिंग लिखा हुआ है ना इसका नाम, तो वॉशिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि इसको हम ऐसा क्लीनिंग के फ्लोर क्लीनर्स और इन सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना।
इस समय वॉशिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर जैसे दाग नहीं जा रहे होते हैं वहाँ पर वॉशिंग सोडा लगाओ तो आपके दाग चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ क्या होता है, एक रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होकर ऊपर की टॉप लेयर गायब हो जाती है और तो नीचे की एकदम साफ लेयर वहाँ पर वापस आ जाती है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं आपके कहाँ पर हैं बेटा, यमुना रिवर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के यूज़ से बना होता है आपके, मतलब ये सब सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं आपके पानी में, जो कि क्या कहते हैं, जो मिसल फॉर्मेशन होती है, जो सोप का एक्शन होता है उसको अलाउ नहीं करते हैं। सोप का एक्शन हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो अभी आप आगे क्लास में पढ़ोगे। सोप क्या करता है, सोप मिसल एक फॉर्म करता है, ठीक है ना, जिसके लिए आपको सोडियम सॉल्ट चाहिए होता है, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से जो पानी होता है उसमें ऐसे झाग नहीं बनती है, तो उसे उस पानी को जिसमें झाग नहीं बनती उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, हार्ड वाटर कहते हैं। तो जैसे हार्डनेस होती है वाटर की, उसको ख़त्म करने में काम आती है। तो हमारे सर्फ में ये आपका जो सर्फ एक्सेल आप यूज़ करते हो उसमें आपका वॉशिंग सोडा पड़ा होता है, ठीक है ना, उसमें ये यूज़ होती है, ठीक है ना। तो कल हम क्लास, आज तक की हमने सबके ये सारे के सारे सॉल्ट डिस्कस कर लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है ना, एक सॉल्ट और पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे, जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और क्रिस्टलाइजेशन में और क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन में क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं उसके लिए एक्टिविटी करेंगे 2.15 कल की क्लास में, और हम इसको क्या कहते हैं टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं आज के, जो आप NCERT के कर सकते हो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो है आपका NCERT के क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, पेज नंबर 33 पे दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो आपको करने हैं, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों करोगे, 5वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप करोगे। और आपको NCERT के क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे है और आपके पास अब 3 दिन खाली हैं। तो आप 3 दिन में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में जो क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट करके देखोगे, ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक अटैम्प्ट करके देखोगे कि आपको कितने आए, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे मैं डिस्कस करूँगा क्लास में, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन आपको खुद से अटैम्प्ट करके देखने हैं कि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है ना, आपको पता चले कि आपको परेशानी कहाँ आ रही है, क्योंकि जब मैं कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।